गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा, और लास्ट क्लास में हमने बेटा बातें की थी इलेक्ट्रिक करंट की और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बेटा। तो जिन लोगों ने बेटा पिछला वाला क्लास नहीं किया है, वीडियो नहीं देखा बेटा, पहले वो वाला वीडियो देखें और तब बेटा इस पे आएँ, क्योंकि पिछले क्लास की और आज की बातें लिंक्ड हैं, थोड़ी सी बातें लिंक्ड हैं, तो मुश्किल होगी अगर पिछला वाला क्लास नहीं देखा आपने तो। ना हमने बातें की थी बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेटा अगला एप्लीकेशन है हमारे कोर्स में ओम्स लॉ बेटा। और आपको अगर याद होगा तो हमने ओम्स लॉ 10th क्लास में पढ़ा हुआ बेटा है। क्या होता है ओम्स लॉ? जी बताएं आप जरा तो, कि अगर हम एक कंडक्टर लें और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं तो करंट फ्लो करेगा। तो जो करंट फ्लो करेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्ट में होगा। ऑफ कोर्स अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, हमने 10th क्लास में बेटा इस बात को पढ़ा था, तो वही चीज़ है। तो हमने आपसे पहले ही कहा कि 10th क्लास की बहुत सारी बातें बेटा हम यहाँ पढ़ाएंगे। हाँ, 10th क्लास में लेवल बहुत लो था, हमारा लेवल काफ़ी हाई होगा बेटा। 10th क्लास में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, लेकिन हमने बेटा उसका डेरिवेशन नहीं किया था, तो यहाँ बेटा डेरिवेशन भी करेंगे। तो क्या था बेटा ओम्स लॉ? पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग। देखिए सही लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference across it at constant temperature बेटा। तो ये बेटा हमने पढ़ा हुआ बेटा है ना, ये बेटा अभी हमने समझाया भी आपको, और हमें पढ़ा हुआ पहले से, हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। अब बात करते हैं ओम्स लॉ के डेरिवेशन की। अच्छा, सब जानते हैं भाई ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। तो हमारा गोल है V = IR ड्राइव करना। सो यहाँ जो लिखा है बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, सीबीएसई या जो भी आपका बोर्ड बेटा, वो सब सारे बोर्ड लगभग सेम ले रही हैं, तो सब में सेम चीज़ ही चलेगी। कोई भी आपका बोर्ड हो, सीबीएसई हो या जो भी फर्दर बेटा बोर्ड्स हो, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बोर्ड्स जो हैं आई थिंक आईसीएसई को छोड़ के ज़्यादातर बेटा एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, तो सब में सेम ही चीज़ लिखना होगी। यहाँ मान लेते हैं बेटा हमारे पास में एक वायर है बेटा, और वायर का एरिया ए है, लेंथ एल है बेटा। वायर का एरिया ए, लेंथ एल है, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा कैपिटल एन है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर दें वॉल्यूम से, वॉल्यूम बेटा क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ। ठीक है भाई, तो एरिया इनटू लेंथ बेटा क्या होगा, वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन वॉल्यूम को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा एन है, और वो कितना है, कैपिटल एन। कैपिटल एन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए एरिया, एल लेंथ। तो एरिया इनटू लेंथ बेटा क्या होगा, वॉल्यूम। डन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बेटा। तो यही हमने जो आपको बताया, यही पीछे लिखा हुआ था बेटा। आइए एक बार पढ़ते हैं इसको बेटा हम लोग। लेट अ वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ए इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V। लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कैपिटल N एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज, जो हम बेटा अगले पेज पे जा रहे हैं, स्मॉल n। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा स्मॉल n, और वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ। और जो करंट होगा I हमें निकालना बेटा। देखिए हमारा गोल क्या है, ओम्स लॉ प्रूफ करना। ओम्स लॉ क्या है, V = IR। तो बेटा हमने I से शुरू किया, क्योंकि हम I पढ़ चुके हैं। ऑफ कोर्स V पढ़ चुके हैं, वहां हम लिंक कर लेंगे उसको। सो यहां बेटा हमारे पास में I बेटा कितना है, चार्ज अपॉन टाइम। हमको पता है पिछले क्लास से चार्ज कितना होता है, एनी, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बेटा हमारे पास, और टी बेटा हमारा क्या है, टाइम। अच्छा, कैपिटल एन बेटा हम लोग यहां से ले लेंगे। देखो इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो कैपिटल एन कितना होगा, स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल। तो वो बेटा हमने यहां पुट कर दिया, इंटू ई अपॉन टाइम। नाउ अच्छा, लेंथ अपॉन टाइम बेटा क्या होगा, तो लेंथ अपॉन टाइम बेटा क्या होगा, वेलोसिटी। और हम यहां बेटा इसको ले लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। अगर एक कंडक्टर है, उसको हमने बैटरी से अटैच कर दिया, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कंडक्टर को बैटरी से अटैच कर देंगे तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और वो जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बेटा, उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो L/T को हम मान लेंगे अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा मान लेंगे। तो आइए देखिए क्या होगा, I करंट, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A एरिया, एंड L/T क्या हो गया, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो बेटा आई कितना हो गया, NeVT। पिछले क्लास में बेटा हम लोगों ने आई क्या पढ़ा था, Q/T, और भी कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, लेकिन इस क्लास का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है I इक्वल टू NeAVT। I इज करंट, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n बेटा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, उसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये अगर वायर हमारा है, ये पेन वायर है तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा। और VD क्या बेटा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेटा हमने लास्ट क्लास में डेरिवेशन भी किया था, वो आप एक बार बेटा पीछे से देख लें। पीछे से मतलब इन द सेंस के लास्ट वीडियो बेटा आप देखेंगे तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंप्लीट पता चल जाएगी, उसका डेरिवेशन बेटा पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे बेटा करंट डेंसिटी की बेटा। क्यों, ये सब डेरिवेशन का बेटा पाथ है। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है करंट अपॉन एरिया। तो इस एरिया को नीचे ले आओ तो I अपॉन एरिया बेटा हो जाएगा, इसे बोलेंगे करंट डेंसिटी। यहां क्या बचेगा, NE, और ये बेटा क्या बचेगा, VD, तो NeVD। तो J इक्वल टू I/A, ए नीचे लाए थे बेटा, NeVD बचा। VD इज μE। कुछ याद आ रहा है आपको बेटा, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने कि हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, म्यू इंटू ई। म्यू क्या है, मोबिलिटी, तरीका लिखने का बेटा, मोबिलिटी, म्यू इज मोबिलिटी। पिछले क्लास को जरूर रिफर करें बेटा अगर नहीं पढ़ा आपने तो, जो बच्चे भूल लें वो भी बेटा पिछला क्लास रिवाइज करें पहले। तो मोबिलिटी इंटू ई, ई था अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने ये वायर को बैटरी पे लगाया तो बैटरी जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देगी वो बेटा हमारा ई है, ये लास्ट क्लास की बात है। ये VD इक्वल टू म्यू ई, लास्ट क्लास रिफर करें। अब आगे सुनिए बेटा, ये जो NE म्यू है ना बेटा, ये वाला ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम सिग्मा बोलेंगे। सिग्मा हम आगे पढ़ेंगे बेटा अभी। तो J, ये बेटा हमारा NE म्यू को बेटा हमने बेटा क्या माना, सिग्मा, और ये बेटा क्या बचा बताओ, E बचा। ठीक है, सिग्मा के इनवर्स को रो बोलते हैं, रो भी सर आगे पढ़ेंगे। सिग्मा के बेटा इनवर्स को रो बोलते हैं, तो फॉर्मूला आ गया J इक्वल टू सिग्मा E या E बाई रो। रो सिग्मा का इनवर्स है। आइए सिग्मा रो की बात करते हैं। रो तो 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, R रो L बाई A, याद करो, है याद आया। नाउ रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी बेटा, आपको परफेक्टली याद होगा, 10th क्लास पढ़ा हुआ है आपका। रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और सिग्मा बेटा बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये जो सिग्मा है ये कंडक्टिविटी है, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। कंडक्टिविटी मतलब आसानी से कंडक्शन होने की एबिलिटी, रेजिस्टिविटी मतलब आप जानते हैं उसको रोकने की एबिलिटी सर। तो दोनों इनवर्स में होती हैं सर, सिग्मा रो के इनवर्स में होता है। तो सिग्मा कंडक्टिविटी है और रो रेजिस्टिविटी है। तो सिग्मा इज 1 बाई रो, डेरिवेशन का बेटा पार्ट है ये भी। 3 मार्क का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ओम्स लॉ बोर्ड का 3 मार्क का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बेटा है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे और भी आते हैं, हम कराएंगे आपको। तो सिग्मा इज 1 बाई रो। सिग्मा माना किसको था बेटा हमने, NE म्यू को, याद करो। तो सिग्मा इज NE म्यू। म्यू पिछले क्लास में पढ़ा हुआ बेटा कितना होता है, E टाउ बाई M। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, टाउ बताओ 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 भाई, टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। M क्या है बेटा, मास। मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। सब याद रखना है भाई। आगे देखो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, N तो ऐसे रहेगा, E इंटू ई स्क्वायर टाउ बाई M। तो ये आ गया यहां से सिग्मा की वैल्यू या बेटा रो की वैल्यू, ये हमें लिखना है, डेरिवेशन का पाथ बेटा है। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब बेटा हम ओम्स लॉ की तरफ जा रहे हैं, V इक्वल टू IR के बेटा पास जाने वाले हैं। बेटा इस इक्वेशन को देखो, नंबर 2 को देखो, J इज करंट अपॉन एरिया। फ्रॉम इक्वेशन 2 करंट अपॉन एरिया। E बाय रो लेंगे हम, E इज वोल्टेज अपॉन लेंथ, पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, बहुत बार अप्लाई किया। तो E इज वोल्टेज अपॉन लेंथ, और रो तो नीचे रो ही आ गया। क्लियर इतना, आगे सुनो। V को यहां अकेला कर लो भाई, अकेला कर लो V को, कि बेटा यहां पे अकेला कर लो। अकेला कर लिया। I सामने ही रखा, ठीक है, रो सामने लाओ,
L सामने लाओ और A को नीचे रखो, तो V कितना हुआ, I रो L बाई A। रो L बाई A इज नोन एज रेजिस्टेंस। सब याद होगा आपको, 10th क्लास की बातें हैं। तो रो बेटा R इज रो L बाई A इज रेजिस्टेंस, तो V बेटा इक्वल टू क्या हुआ बोलो, IR। हमने प्रूफ कर लिया 10th क्लास वाला ओम्स लॉ। ये जो रेड से मार्क बेटा किए हैं हमने तीनों फॉर्मूले, चारों बेट की फॉर्मूले, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से एक बार याद करो, I कितना होता है, NeAVT, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। J इज इक्वल टू सिग्मा I, सिग्मा इज कंडक्टिविटी या E बाई रो, रो इज रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला यहां लिखा है बोर्ड पे, ये भी पूछा गया बेटा कभी कभी। एंड ओम्स लॉ तो याद है, V इक्वल टू R, R भी सर याद होगा आपको, R इज इक्वल टू रो L बाई A, सब बच्चों को याद होगा बेटा। तो हमने ओम्स लॉ समझ लिया और हमने ओम्स लॉ डिराइव कर लिया बेटा, क्लियर। अब आइए एक दो छोटी छोटी बातें देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये बताओ भाई करंट जो है वो स्केलर है वेक्टर है? भाई करंट के पास मैग्नीट्यूड है, तो करंट के पास डायरेक्शन भी है, कहां फ्लो करता है? कल बताया था मैंने आपको, कल मतलब पिछले लेक्चर बताया था मैंने, क्या बताया था भाई, कि करंट जो है इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होता है। याद आया बेटा आपको? करंट कहां होता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होता है। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, सम वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। तो भाई क्या ये वेक्टर है? बताओ। नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता। ट्रायंगल रूल याद है बेटा 11th क्लास वाला, तो ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता, तो इसलिए ये वेक्टर नहीं है, ये सिर्फ बेटा हमारा क्या है, स्केलर है। अच्छा ये बताओ, क्या करंट डेंसिटी वेक्टर है? यस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां वेक्टर बेटा है। मैं थोड़ा यहां लिखता हूं, रब कर दूंगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। तो J वेक्टर होता है, करंट डेंसिटी वेक्टर होती है, और उसका डायरेक्शन वही होता है जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बेटा। है ना मजेदार बात, कि करंट क्या है, स्केलर है, और उसका भाई बंधु J इक्वल टू I बाई A वेक्टर है। डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वायर को जब बैटरी से लगाते हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बैटरी की वजह से, वो है सर, वही डायरेक्शन J का होगा। इसी बात को हमने यहां लिख दिया बेटा आपके लिए। आइए पढ़ लेते हैं एक बार। करंट इज स्केलर इन स्पाइट ऑफ हैविंग डायरेक्शन, इन स्पाइट बावजूद इसके, having direction because it does not follow vector law of addition, but current density is vector and its direction is same as applied electric field। मैंने समझा दिया आपको, और बता भी दिया और समझा भी दिया बेटा, ठीक है। अच्छा देखिए, जो हमारा J है बेटा, हमने क्या बताया था आपको, I बाई A बताया था बेटा। सो A को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो I कितना हो जाएगा, J इंटू एरिया। एक्चुअली जो रिलेशनशिप होता है बेटा एक्जैक्टली वही होता है, I इक्वल टू इंटीग्रल J वेक्टर डॉट डी वेक्टर, इंटीग्रल J वेक्टर डॉट डी वेक्टर। मतलब करंट जो है, करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। आप जानते हैं बेटा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, A डॉट B क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो बेटा है वो स्केलर होता है। तो यहां पर बेटा ये I स्केलर है क्योंकि J और A का डॉट प्रोडक्ट है, ये दोनों वेक्टर हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट बेटा I है। ये फॉर्मूला वैसे मैंने तो देखा नहीं कि कोई ऐसा खास इस पे क्वेश्चन आया हो, नॉर्मली नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेटा कैसे होता है, ये बताना चाहिए। मैंने आपको बता दी बेटा बातें। अच्छा हम थोड़ा बेटा पीछे चलते हैं। हम जानते हैं बेटा ये ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ बेटा है। बेटा ये भी ओम्स लॉ है, J इक्वल टू सिग्मा E या J इक्वल टू E बाई रो, ये भी ओम्स लॉ है। ये शायद आपने नहीं सुना होगा 10th क्लास में नहीं सुना, आपने इसको सुना था, ये ओम्स लॉ होता है, लेकिन आपने इसको नहीं सुना होगा। एक्चुअली है बेटा क्या कि ये जो है हमारा, ये है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, MACRO, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ।
और ये है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो MICRO, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये सुना आपने? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसको माइक्रोस्कोपिक और इसको मैक्रोस्कोपिक क्यों बोलते होंगे? कुछ आइडिया आपको है बेटा इस बारे में? बताओ। ये बड़ा बड़ा इसलिए मैक्रोस्कोपिक, ये छोटा छोटा इसलिए माइक्रोस्कोपिक, ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है भाई फिर? देखो, वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं वोल्टमीटर से, 10th क्लास में सुना, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। करंट मेजर कर सकते हैं एमीटर से, पढ़ा हुआ है। तो बेटा जिन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उनको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, MACRO, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। और जो लॉ उनको रिलेट कर रहा होगा उसे बेटा बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। ये बात समझ में आई बेटा? उसे हम बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। क्या कभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट सुना? ना, नहीं मेजर कर सकते हम। क्या जे को मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट सुना? नहीं भैया, कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर ना कर सके उन्हें बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, और लॉ को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। आया समझ में? तो बहुत आसान है, इसी बात को अगले पेज पे हमने आपके लिए लिख दिया। आओ देखो बेटा क्या लिखा है। माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज आर दोज विच कैन नॉट बी मेजर्ड विद इंस्ट्रूमेंट्स। बताया मैंने आपको, J इक्वल टू सिग्मा ए इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्यों? क्योंकि इसको मेजर नहीं कर सकते इंस्ट्रूमेंट से। मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज आर दोज विच कैन बी मेजर्ड विद इंस्ट्रूमेंट। बताया मैंने आपको बेटा, V इक्वल टू IR इज मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये बेटा हमने बात कर ली यहां पे ओम्स लॉ और ओम्स लॉ से रिलेटेड 2-3 बातों की बेटा, ठीक है, कि कौन सा फॉर्म मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है और कौन सा फॉर्म बेटा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। आगे बढ़े बेटा। आपने बेटा 10th क्लास में एक बात सुनी होगी कि अगर हम V और I का ग्राफ बनाएं तो कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। याद है बेटा आपको? V इक्वल टू IR प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू I, V पावर 1 I पावर 1 दोनों डायरेक्ट में हैं, तो दोनों का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। सुना होगा बेटा आपने, 10th क्लास की बातें हैं। लेकिन मैं अभी आपको यहां दिखाऊंगा, बताऊंगा कि जो V और I ग्राफ है, वोल्टेज और करंट जो ग्राफ बेटा है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होता। उसके एक्सेप्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ बेटा। हम ये एक 3 मार्क का बोर्ड का क्वेश्चन बेटा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सो VI ग्राफ हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, लेकिन भाई कभी कभी लिमिटेशंस भी होते हैं, कभी कभी कमियां भी होती हैं, हम उनकी बात करेंगे। फिलहाल के लिए बेटा देखो ऐसा है कि जिनका ग्राफ, जिन कंडक्टर्स का ग्राफ VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है उन्हें बोलते हैं हम ओमिक कंडक्टर्स, और जिनका ग्राफ नॉन लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, उन्हें बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, तो क्या कहोगे? ओमिक कंडक्टर वो होते हैं फॉर दोज, दे आर दोज फॉर विच VI ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, करंट और वोल्टेज का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और नॉन ओमिक कंडक्टर बेटा क्या होंगे? दे आर दोज फॉर विच VI ग्राफ इज नॉन लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। नॉन लीनियर मतलब टेढ़ा बेड़ा, लीनियर मतलब सीधा सीधा। तो ये बेटा हम जान गए ओमिक क्या हुए और नॉन ओमिक बेटा क्या हुए। इतना समझ में आई बात आपको? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि ओम्स लॉ के क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कमियां हैं बेटा उसकी, कहाँ नहीं लगता है, कहाँ लगता है बेटा, क्या डिविएशंस हैं। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ओम्स लॉ के 3 डिविएशन बेटा हमारे पास हैं। मैं समझा देता हूँ बेटा, फिर पढ़ेंगे हम लोग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ये सारी बातें लिखता हूं जिससे आप बोर्ड में साफ साफ लिख सकें, मिनिमम एफर्ट लगा के आप सारी बातें लिख सके। मैंने आपसे पहले कहा बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड वाला वो वैसे ही लिखना जैसे कि मैं लिखा रहा हूं आपको बेटा, ठीक है जी। तो आप ऐसे ही लिखोगे बेटा, इसलिए लिख देता हूं मैं आपके लिए सब यहां, सब फिजिक्स हलवा बना के, इसी को बार बार रट लो। ऊपर वाले ने चाहा तो 90+ मार्क्स आएंगे, बस रटते रहो भाई, इसको आप समझते रहो, रटते रहो, ऐसे लिखना जैसे मैं लिखाता हूं आपको। अब सुनो आगे भाई, ओम्स लॉ के एनसीईआरटी 3 लिमिटेशन बताती बेटा है, और एनसीईआरटी बोलने का मकसद बेटा क्या यहां पे है, देखो आप जानते हैं फिजिक्स तो इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड बेटा है, तो हम तो ये बात करते हैं कि इस टाइम पे हमें ये बात पता है, मतलब वो रेफरेंस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दैट्स इट। इसके अलावा भी बातें हो सकती हैं, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिलहाल ये वाली बात है। एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम किसी कंडक्टर की बात करें, पहली बात कंडक्टर की बात करें तो वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएं तो वी आई ग्राफ थोड़ा सा लीनियर से नॉन लीनियर हो जाता है, मतलब थोड़ा सा कर्व हो जाता है। देखो यहां पर हमारा करंट 0 है और हमारा वोल्टेज 0 है, इस ग्राफ पे चलें, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, हम ऊपर जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ रहा है, राइट जा रहे हैं, करंट बढ़ रहा है, तो वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर वोल्टेज को बहुत हाई कर दें तो कर्व थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़ा कर्व हो जाता है स्ट्रेट लाइन की बजाय। क्लियर बेटा, ये लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन कह लो या आप क्या कह लो, उसके डिसएडवांटेज भी जैसा कुछ कह सकते हैं आप, इसमें कमी भी कह सकते हैं उसकी है। सो पहला पॉइंट क्या है, वी आई ग्राफ फॉर कंडक्टर्स बिकम नॉन लीनियर एट हाई वोल्टेज। पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, ये फर्स्ट लिमिटेशन है ओम्स लॉ की बेटा। तो स्ट्रेट लाइन होता है कंडक्टर्स में, लेकिन हाई वोल्टेज पे थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, कर्व हो जाता है, नॉन लीनियर हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स का बेटा 12th का आखिरी चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स, और उसमें पढ़ेंगे हम पीएन जंक्शन डायोड। और जब पीएन जंक्शन डायोड का हम करंट वोल्टेज डायग्राम बनाएंगे, जिसे हम वहां चल के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड कहेंगे, तो कुछ ऐसा होगा, और इधर सर ऐसा होगा। वाई एक्सिस पे आई को रखा हुआ है, एनसीईआरटी रखती तो हमने भी रखा, और बेटा एक्स को पे हमने वी को रखा है, जबकि यहाँ वाई पे वी को और एक्स पे रखा था आई को बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आगे सुनना बेटा, इसमें देखो राइट साइड में वी पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में वी नेगेटिव होगा, ऊपर आई पॉजिटिव होगा, नीचे आई नेगेटिव होगा। यहां देखो जब राइट में वी है पॉजिटिव है तो आई ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है। जब यहां वी नेगेटिव है लेफ्ट है तो आई भी नेगेटिव है, नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ कि वी का साइन बदलने से आई का साइन बदल रहा है, वी प्लस है तो आई प्लस है, वी माइनस है तो आई माइनस बेटा है। ये भी एक लिमिटेशन है बेटा। फॉर पीएन जंक्शन डायोड नेचर ऑफ करंट चेंजेस विद अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज जैसे बदला आपने तो नेचर ऑफ करंट बदल गया बेटा। पॉजिटिव वोल्टेज लगाया पॉजिटिव करंट हो गया, नेगेटिव वोल्टेज लगाया बेटा नेगेटिव करंट हो गया। और भी काफी बदलाव देखिए ना आप, ग्राफ कुछ बहुत अजीब सा बेटा है यहां पे, वो स्ट्रेट लाइंस नहीं है, बहुत अजीब से ग्राफ है बेटा, नॉन ओमिक कंडक्टर्स वाली बात है यहां पे। अच्छा, थर्ड गैलियम आर्सेनाइड, आपने में भी सुना बेटा हो, गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम और आर्सेनिक सुना आपने, दोनों को मिला दो, गैलियम आर्सेनाइड, एलॉय कह लो, मिक्सचर कह लो। गैलियम आर्सेनाइड का अगर करंट वोल्टेज डायग्राम बनाए तो बेटा कुछ ऐसा आता है। अब यहां क्या मिल रहा है देखो, आप अगर इस डायग्राम को देखें या इसको देखें, किसी को देखें, सब इसको देखें, तो यहां पर ये एक पॉइंट ले बेटा आप, इस पॉइंट पे करंट की एक वैल्यू है और यहां पर उसी जगह पर वोल्टेज की एक वैल्यू है। तो वोल्टेज की एक सिंगल वैल्यू पे करंट की एक सिंगल वैल्यू है, या करंट की एक सिंगल वैल्यू पे वोल्टेज की सिंगल वैल्यू है। लेकिन यहां देखो, अगर हम ये लाइन ऐसे खींचे बेटा तो यहां पे एक पॉइंट यहां मिलेगा ऐसे, और एक पॉइंट मिलेगा बेटा ऐसे। तो यहां करंट की तो सिंगल वैल्यू है, लेकिन वोल्टेज की दो वैल्यू है। एक सिंगल वैल्यू पे वोल्टेज की दो वैल्यू है,
ये भी एक कमी, एक लिमिटेशन है ओम्स लॉ की। फॉर जेएस रिलेशन ऑफ करंट विद वोल्टेज इज नॉट यूनिक। यूनिक तो समझते हैं, यूनिक मतलब अकेला, एक, अपने आप में वन। दैट इज आई लिखते हैं ना बेटा, दैट इज फॉर सिंगल करंट देयर आर टू वैल्यू ऑफ वी। वी को वोल्टेज लिखना बेटा, क्योंकि यहां जगह नहीं थी, मैंने वी लिखा। टू वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस या वोल्टेज बेटा, क्लियर। तो जैसे कि V इक्वल टू आई आर में I2 है तो V समथिंग कुछ होगा, 2R होगा, एक ही वैल्यू होगा। 2 है मतलब I की एक सिंगल वैल्यू पे V की सिंगल वैल्यू होगी, लेकिन I की यहां सिंगल वैल्यू पे V की सर दो वैल्यू हैं, तो ये भी ओम्स लॉ का लिमिटेशन बेटा है। तो ये 3 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया कि ओम्स लॉ के सर लिमिटेशंस क्या होते हैं बेटा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सारी चीजें कवर करते हैं। मैंने पहले बेटा कहा नोट्स पढ़ लोगे, बहुत आसान है क्रैक करना एग्जाम्स को बेटा। तो मैं हर एक चीज लगभग पढ़ाता रहूंगा जो मुझे आती बेटा है, कोशिश करूंगा पूरे से पूरा हर चीज बताने की आपको। आगे बढ़ते बेटा हम लोग हैं, हमने पढ़ लिया ओम्स लॉ क्या होता है और ओम्स लॉ के लिमिटेशंस बेटा क्या होते हैं। और हम एक बार बेटा क्या करते हैं, इसको मैं रब कर दूं यहां पे। एक बार बेटा फॉर्मूलों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आगे हम क्वेश्चन बेटा सॉल्व करेंगे तो आसानी होगी। आई का फॉर्मूला क्या है, NEABD। 3 बार बोलिए जल्दी से, 3 बार बोलिए भाई, 3 बार बोलिए। आई इक्वल टू NEABD, जल्दी से बोलें। अच्छा, J इक्वल टू सिग्मा E बाई रो, फिर से एक बार J इक्वल टू सिग्मा E बाई रो। अच्छा, V इक्वल टू IR तो रटा हुआ है, इसे जरूरत नहीं 3 बार बोलने की। R इक्वल टू रो L बाई A भी रटा हुआ है, इसे जरूरत नहीं 3 बार बोलने की, ठीक है सर, हो गया। आगे बढ़ते हैं, आइए अब हम लोग बेटा कुछ ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स लेते हैं बेटा, बहुत आसान वाले, ठीक है। अगला जो बेटा लेक्चर होगा उसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो प्योर IIT ओरिएंटेड होंगे। इस क्लास में बेटा जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बोर्ड, नीट, जेई मेंस बेटा ओरिएंटेड बेटा क्वेश्चंस हमारे हैं। तो अगले क्लास में बेटा हाई लेवल के प्रॉब्लम होंगे, सिर्फ यहाँ पे कुछ जो आए हुए हैं आप देखिए, बेसिक बेटा प्रॉब्लम्स देखिए जो लगभग आपको सब जगह यूज आएंगे बेटा, सारे सब एग्जाम में कॉन्सेप्ट यूज होगा। पहला क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर हम वोल्टेज कांस्टेंट रखें किसी कंडक्टर के अक्रॉस और लेंथ को डबल कर दें तो ड्रिव वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। उसी का सेकंड पार्ट है कि अगर एरिया को डबल कर दें तो ड्रिव वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, तब समझ में आएगा बेटा। व्हाट विल हैपन टू ड्रिव वेलोसिटी इफ एट कांस्टेंट वोल्टेज लेंथ इज डबल्ड। सेकेंड पार्ट, एरिया इज डबल्ड। किसका? ऑफ कोर्स कंडक्टर का, एक वायर को बैटरी पे लगाओ, वोल्टेज कांस्टेंट रखो, लेंथ को डबल करो तो बताओ ड्रिव वेलोसिटी क्या होगा, एरिया डबल करो तो बताओ क्या होगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आओ देखो कैसे। हमने फॉर्मूला बेटा रटा, मैंने बताया आपको क्या फॉर्मूला था, I इक्वल टू NEABD बेटा था, याद है आपको फॉर्मूला, I इक्वल टू NEABD। हम इसको इस्तेमाल करेंगे, हम इसको यूज करेंगे बेटा। I क्या है, करंट, N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, याद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया बेटा, ये सामने वाला, अगर कंडक्टर है तो ये वाला एरिया, और VD क्या है, ड्रिव वेलोसिटी। अच्छा, I कितना होता है ओम्स लॉ से, V बाई आर, R रेजिस्टेंस है। अच्छा, V को V रखा, R को इधर ले जाओ, R कितना होता है, रो L बाई ए बेटा। अरे भाई R कितना होता है, रो L बाई ए, ठीक है। NEAVD, बोलो समझ में आई बात, यस। आगे बढ़ो, ये वाला A और ये वाला A क्या करेगा बेटा, कैंसिल करेगा, यस। अब VD को अकेला कर लो, यहां बेटा कौन बचा, V वोल्टेज, NE रो L को नीचे ले आओ, ठीक है जी। अब सुनो, ए पार्ट की बात करते हैं। ए पार्ट में किसकी बात कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है। तो देखो बेटा, वोल्टेज कांस्टेंट कह रहा है,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी कंडक्टर में कांस्टेंट होती है हमेशा, नो एक्सेप्शन। अगर आपने कॉपर लिया तो कॉपर में जो आज डेंसिटी होगी वही कल होगी, जो बैटरी के साथ होगी वही बिना बैटरी के होगी। हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट होती है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कांस्टेंट होता है और कॉपर की डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है बेटा। क्या मेरी बात समझ गए बेटा? तो आप देख सकते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो लेंथ के इनवर्स में है। डन। तो v2 by v1 ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू 1, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैल्यू 2 क्या होगी L1 by L2, क्योंकि इनवर्स में है। इतना समझ आया बेटा? आगे बढ़ो। v2 by v1 अगर L1 को L माने तो L2 कितना हो जाएगा 2L, क्यों? लेंथ तो डबल हो रही है तो L2 2L हो जाएगा। LL कैंसिल होगा तो v2 कितना हो जाएगा v1 by 2, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी बेटा। समझ में आई बात? यस। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या है सेकंड पार्ट? क्या है बेटा? एरिया इज डबल्ड। एरिया इज डबल। अब यहां पर आप कहेंगे सर मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं? ये बार बार मैं बालों को, जुल्फों को संवारता रहता हूं। रीजन आप जानते हैं भाई, इधर 5 महीने से कोरोना है तो सैलून जाने का मौका नहीं मिल रहा बेटा, इसलिए लंबे होते जा रहे हैं, तो बार बार इसलिए संभालता रहता हूं। अब देखो सर वापस आते हैं सेकंड पार्ट पे। आपने लिखा VD पोर्शन टू एज की पावर 0, ऐसा क्यों लिखा? फिर से चलते हैं बेटा एक बार। यहां पर आप देखें VD है जो हमने निकाला था V अपॉन NE rho L, तो इसमें कहीं पर क्या एरिया है? अरे नहीं है भाई, यहां कहीं भी एरिया नहीं है बेटा। एरिया नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर डिपेंड नहीं कर रही है तो ये बात बताने के लिए हम एक ही बार 0 लगा देंगे। 8 over 0 1 होगा, मतलब ये बताएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही भाई। आई बात समझ में? अब आगे सुनो। v2 by v1 क्या लिख सकते हैं? ये सब लिखने का तरीका है, वरना तो हमें पता ही है आंसर। a2 by a1 की पावर 0, a1 a तो a2 कितना 2a पावर 0, समथिंग पावर 0 कितना होगा 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v2 कितना हो जाएगा v1, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है सो वही रहेगी। क्लियर? डन। आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन जब तक आप पढ़ो मैं जब तक पानी पी लेता हूं बेटा। पढ़िए जरा इसको तो। देखिए यहां पर हमारे पास में एक वायर है। वैसे तो वायर बेचारा सीधा साधा ही होगा, लेकिन हमने यहाँ पतला मोटा वायर बना लिया। ठीक है, ये वायर यहाँ से होके मोटा होता चला गया, फिर पतला हो गया, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बदल रहा है। जैसे ये भी क्या देखो आप, ये हमारा जो पेन है बेटा, देख रहे हैं आप, इसका एरिया बदल रहा है। हाँ, तो इसका अगर हम इसे ऐसे काटे तो इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक बदलेगा सर। ठीक, तो ऐसे इसका बेटा एरिया यहाँ बदल रहा है। डन। तो ये कह रहा है कि करंट अगर यहाँ से जा रहा है, ऐसे आई बेटा करंट जा रहा है, तो बताना है कि आई को, करंट को, जे करंट डेंसिटी को, और वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या होगा? क्या होगा मतलब वो बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फिगर शोन व्हाट विल हैपन टू आई करंट मतलब जे डेंसिटी एंड वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2। करंट जब सेक्शन 1 से सेक्शन 2 जाएगा तो क्या होगा उसको, डेंसिटी को और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो बहुत आसान बेटा क्वेश्चन है, टिक लगाने वाला। ये टिक लगाने से मतलब है कि आप देख के बता दोगे भाई, इतना आसान क्वेश्चन है। तो करते हैं भाई इसको हम लोग, आ जाइए। अगले बेटा क्लासेस में आपको किरचॉफ जंक्शन लॉ बताऊंगा। आपने शायद पढ़ा होगा 10th क्लास में, सर ने बताया होगा आपको। तो मैं आपको ऐसे बताऊं सर, जैसे कि एक पाइप है और पाइप में पानी आ रहा है यहाँ से और यहाँ जा रहा है, तो क्या कहोगे आप? यही कहोगे ना कि जितना पानी आएगा उतना ही पानी जाएगा, क्योंकि पाइप तो पानी पीता नहीं, पीता है क्या? नहीं भाई, है ना। तो जितना पानी आएगा उतना ही पानी जाएगा। तो आने वाला पानी
जाने वाले पानी के बराबर होगा। यही तो बेटा बोलोगे आप। तो जितना करंट यहां होगा उतना करंट यहां होगा। करंट पानी की तरह मान लो आप, जिस तरह पानी आ रहा पाइप में उस तरह वायर में करंट आ रहा, चाहे मोटा वायर चाहे पतला वायर, पानी आने वाला जाने वाले के बराबर होगा। तो जितना पानी आएगा उतना पानी जाएगा, तो करंट इज कांस्टेंट। पानी मतलब करंट यहां, तो अमाउंट ऑफ करंट आने वाला जाने वाला बराबर होगा। ये अगले क्लास में जब मैं किरचॉफ लॉ बताऊंगा तो वहां आपको ये बात लिखाऊंगा। अभी करंट डेंसिटी की बात करते हैं। जी बेटा कितना होता है, आई बाई ए। सेक्शन 1 से 2 जाने में देख रहे हैं कि एरिया क्या कर रहा है बेटा, बढ़ रहा है, मोटा वायर हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है। जब एरिया बढ़ेगा तो इनवर्स में है, तो जे क्या करे, घट जाएगा, मतलब डिक्रीज कर जाएगा। बहुत आसान बात। अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बेटा है, आई कितना होता है, एन ई वी डी। वी को अकेला करो, आई को आई लिखो, एन ई ए। देखो यहां से यहां जब करंट जा रहा है तो आई तो कांस्टेंट है, एन ई भी कांस्टेंट है, ए बढ़ रहा है, यहां से यहां एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो वीडी क्या करेगा भाई, घट जाएगा, तो डिक्रीज कर गया। बिल्कुल आसान, आया समझ बेटा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लिया था, आया क्वेश्चन बेटा, कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अब अगले कुछ क्वेश्चन बेटा हम लोग लेंगे रेजिस्टेंस बेटा, ठीक है। अगले बेटा कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास हो जाएंगे। चलो लेते हैं भाई इनको। पहला क्वेश्चन ये है रेजिस्टेंस पे कि जैसे ये वायर हमारा, अगर हम इसे खींच दें, अगर हम इसे खींच दें, खींच दिया, खींचने से लेंथ डबल हो गई। तो अगर खींचने से लेंथ डबल हो रही है तो बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई। हमने वायर को खींच दिया तो लेंथ डबल हो रही है, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। What will happen to resistance if a wire of resistance R is stretched to double its length? खींचा, लेंथ को डबल कर दिया, तो बताओ भाई रेजिस्टेंस को क्या हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं, आसान क्वेश्चन बताएं सारे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रटा है 10th क्लास से, क्या होता है भाई, R इक्वल टू रो एल बाई ए। खींचने से लेंथ डबल हो रही है, एरिया क्या होगा। कभी रबर बैंड खींची है आपने तो रबर बैंड लंबी हो गई थी, अच्छा पतली हो जाती है मोटी हो जाती है, बताओ। आप जानते हैं पतली हो जाती है, मतलब उसका एरिया घट जाता है। अच्छा जब भाई एरिया घट जाता है तो कितना घट गया, तो अभी तो पता ही नहीं कितना घट गया, लेकिन यह पता है कि एरिया घट रहा है, तो एरिया वो क्या लोगे आप बताओ। कुछ ना लेंगे, जब पता नहीं तो लेंगे क्या। तो क्या करेंगे बेटा, कुछ ऐसा करें कि हमारा एरिया कांस्टेंट हो जाए। कैसे एरिया कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, एरिया नहीं कांस्टेंट मतलब एक कांस्टेंट बन जाए, वो कैसे। और देखो बेटा, हमने रो एल बाई ए लिखा, ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, रो एल इंटू एल स्क्वायर। एरिया इंटू लेंथ बेटा क्या होगा, वॉल्यूम। ये वोल्टेज नहीं है बेटा, ध्यान रखो, ये वोल्टेज नहीं है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, हम पहले से जानते हैं बेटा, खींच दो बॉडी को, दबा दो बॉडी को, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम नहीं बदलता। तो बेटा रो भी कांस्टेंट हो गया, वो तो होता ही है रेजिस्टिविटी, और वी भी कांस्टेंट हो गया। कौन वेरिएबल है, एल। एल खींच रहा है ना, डबल कर रहे हैं, तो यहां से आर प्रोपोर्शनल टू बेटा बोलो क्या हुआ, एल स्क्वायर। आर प्रोपोर्शनल टू बेटा बोलो क्या हुआ, एल स्क्वायर। अब आगे बढ़ो, R2 बाई R1, R2 बाई R1 क्या हो जाएगा, L2 बाई L1, R1 पे L1, R2 पे L2 का स्क्वायर। अगर L1 को L माने तो L2 बेटा कितना मानेंगे, 12, क्योंकि हम उसको डबल कर रहे हैं, खींच कर डबल कर रहे हैं, का स्क्वायर। एल कैंसिल होगा, 2 स्क्वायर कितना है का 4, ये होगा, ठीक है। R1 को यहां लाओगे तो R2 कितना हुआ, 4R1, R1 कितना है, R, तो कितना हुआ 4R, मतलब 4 गुना हो जाएगा।
ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स बेटा बढ़ गया हमारे पास में। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अभी हमने देखा कि जब हमने बेटा वायर को खींचा तो लेंथ तो बढ़ गई, ये पतला हो जाएगा यहां से, तो एरिया क्या करेगा? घट जाएगा, तो रेडियस भी घट जाएगी। और कह रहा है रेडियस 2% घट गई, 2%। अगर रेडियस 2% डिक्रीज हो गई, अगर रेडियस 2% डिक्रीज हो गई तो बताओ रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज होगा? क्वेश्चन समझ आया बेटा? पढ़ते हैं। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेस्ड एंड इट्स रेडियस चेंजेस बाय 2%। अगर रेडियस 2% चेंज हो गई तो बता दो कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा। क्वेश्चन समझ आया बेटा? आ जाओ, देखिए फिर से लगाएंगे R रोएल बाई ए। हमने इसे खींचा खाचा, लेंथ भी बदलेगी और रेडियस मतलब एरिया भी बदलेगा। क्या लेंथ के बारे में कुछ पता है? नहीं पता है, तो लेंथ को खत्म करना पड़ेगा। कैसा खत्म करेंगे? ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। रोएल बाई ए लिखा, ऊपर एरिया नीचे एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। बता रहा हूं क्यों। ए इंटू ए स्क्वायर, रो का रो लिखा, एल इंटू ए इज वॉल्यूम। अभी अभी बताया कि वॉल्यूम कैसा होता है? कांस्टेंट, खींचने से बढ़ता घटता नहीं है। नाउ एरिया बेटा कितना होगा? देखो यहां से आर आ गया, रो भी आ गया, एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। नाउ रो भी पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर पे स्क्वायर, तो स्क्वायर पे स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर की पावर 4 हो जाएगा। 2 इंटू 2 पावर 4, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। जानते हो बेटा? बता, सब जानते हैं इस बात को, बचपन से मैथ्स पढ़ी आपने। तो R4 हो गया। अब हमें परसेंटेज चेंज दिया है। जब भी परसेंटेज चेंज दिया हो तो हम अप्लाई करते हैं एरर मेथड, और मुझे पूरी उम्मीद है सारे बच्चों को एरर मेथड पता है। बेसिक तो पता ही है, कम से कम 11th क्लास में पढ़ा था बेटा आपने, अच्छे से अप्लाई किया है। लगा दें एरर मेथड, आ जाओ। आर को लिखोगे डेल्टा आर बाई आर, रो वी पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, कोई परसेंटेज चेंज नहीं होता, उड़ा देते हैं उसको, उड़ा दिया। स्मॉल आर रेडियस है, पावर कितनी? 4, 4 को सामने आओ, क्या लिखोगे? डेल्टा आर बाई आर। बेटा ये तरीका है लिखने का। जिन बच्चों को समझ नहीं आया बेटा, एक बार एरर मेथड आपको रिकॉल करना होगा बेटा, ठीक है। आप एक काम करो, अगर एरर मेथड भूल गए हो तो 11th वाला सेक्शन आप YouTube पे प्लेलिस्ट में जाएं, 11th क्लास वाले में, वहां एरर पे मैंने वीडियो डाल रखा है बेटा है। आप उसको 2 वीडियो हैं बेटा, वहां दोनों को पूरा ध्यान से देखें, 100% क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों को भी एरर मेथड में डाउट है वो दोनों वीडियो ध्यान से देखें, आपको पूरा 100% कंप्लीट क्लियर हमने डाल रखे बेटा वहां वीडियो। 11th वाले सेक्शन में जाके देखें आप। नाउ दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, 4 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। इसे बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन रेडियस। रेडियस में परसेंटेज चेंज कितना परसेंट है? 2%। 4 यहां था ही, कितना परसेंट आंसर हुआ? 8% बेटा। इसी के साथ हमको फाइनल आंसर मिल गया। कितना परसेंट बेटा बोलो? 8%। तो हमने सर 2 क्वेश्चन देख लिए। एक किस पे देखा बेटा हमने? लेंथ पे देखा, एक हमने रेडियस पे देखा। दोनों टाइप के क्वेश्चन देख लिए, उसमें एक सिंपल भी हो गया, एक हमारा परसेंटेज चेंज वाला हो गया। अब इस तरह के आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन और बेटा, ये भी कई बार रिपीट हुआ बेटा, छोटे 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 क्वेश्चन कई बार ये रिपीट हुए हैं। आओ देखो बेटा क्या क्वेश्चन है। हमारे पास में 3 वायर्स हैं, 3 एक ही मटेरियल की मान लो, और उनका जो लेंथ है उसका रेशियो है 1:3:5, ठीक है। और उसका जो मास है तीनों का वो है रेशियो 5:3:1। डन। 3 वायर
लेंथ का रेशियो क्या 1:3:5, मास का रेशियो क्या 5:3:1। बताओ रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा? क्वेश्चन पढ़ें, आ जाओ। 3 वायर्स आर हैविंग लेंथ इन द रेशियो 1:3:5 and mass in the ratio 5:3:1. Find ratio of resistances. बिल्कुल आसान है। लेंथ का रेशियो दिया है, मास का रेशियो दिया है, और हमें निकालना क्या है भाई? रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। शुरू हो जाए, आ जाओ। देखो फॉर्मूला तो यही चलेगा, रेजिस्टेंस की कहानी है तो भाई कहां यही चलने वाला, और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो यहां पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई। ढूंढेंगे कहीं लेंथ हो, है, ढूंढेंगे कहीं मास हो, नहीं है। भाई रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। रेशियो किसका दिया है? लेंथ का। और किसका दिया है बेटा? मास का। तो मास ढूंढना पड़ेगा ना भाई। अच्छा मास तो यहां है ही नहीं, अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? मास तो यहां है ही नहीं, तो मास बना लेंगे। आओ देखो कैसे। रो को रो लिखा, एल को एल लिखा, ए को ए लिखा। हमने ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अभी समझ में आ जाए बेटा क्यों ऊपर नीचे कर दिया, और ऊपर नीचे डेंसिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। देखो क्या होने वाला है, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, तो ये आ गया मास। डन। ये रो का रो आया, ये भी हम बेटा के ना डी का डी आया, एल इंटू एल क्या हुआ बेटा? एल स्क्वायर। तो आर आ गया रो डी एल स्क्वायर बाई एम। मास की तलाश थी, वो तो मिल गया हमको। आप समझ गए बेटा? तो हमें क्या करना है, फॉर्मूलों को कन्वर्ट कर देना है। जो चीज नहीं पता उसको ले आओ, जो जरूरत नहीं थी एरिया हटाओ। अब देखो आगे, रो डी तो कांस्टेंट है, तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? एल स्क्वायर बाई एम हो गया। आर का डिपेंडेंस एल और एम पे आ गया, कोई शक नहीं। आगे बढ़ो भाई। अब देखो आर प्रोपोर्शनल टू बेटा हमारा एल स्क्वायर बाई एम हो गया, तो जो रेशियो एल स्क्वायर बाई एम का होगा वही रेशियो रेजिस्टेंस का होगा। तो मैंने थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा, मैं इसको ठीक कर देता हूं बेटा। देखिए R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो उनके लेंथ स्क्वायर बाई एम का रेशियो होगा। तो इसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। पहले एल का स्क्वायर कर दो। एल बेटा किस रेशियो में? 1:3:5, तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अपॉन मास का रेशियो, तो अपॉन मास रेशियो में 5:3:1। ये बिल्कुल आसान। ठीक, अब यहां से सॉल्व करते हैं। देखो ये 3 इस 3 को कैंसिल करेगा, लेकिन ये 5 कैंसिल नहीं होगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते थे, लेकिन लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा रेशियो जब भी लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में कुछ ना होना चाहिए भाई। ऐसा तरीका फॉलो करते हैं लोग, तो हम भी फॉलो करेंगे। सो क्या करते हैं कि हम ये जो नीचे नंबर देखिए 3 तो कैंसिल हो गया बेटा, ये एक 3 बेटा कैंसिल हो गया ये। तो ये जो नीचे नंबर बचे, यहां क्या बचा 5, यहां क्या बचा 1, यहां क्या बचा 1। हम इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बेटा? एलसीएम। याद होगा क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 5 1 1 का एलसीएम कौन होगा? 5 ही होगा। उस एलसीएम से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो करते हैं। 5 जब यहां आएगा तो 5/5 कितना होगा? 1। 5 जब यहां आएगा तो कितना बेटा होगा? 5 3 15। और 5 जब यहां आएगा तो होगा 5 × 5 × 5 कितना? 125। एंड दैट्स द फाइनल आंसर।
क्या समझ में आया बेटा बात? यस। इसी के साथ बेटा हमने ओम्स लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा हमने फिनिश कर लिया बेटा। इसमें छोटा सा टॉपिक बेटा लिंक करके मैं और पढ़ा रहा हूं, और लिंक्ड ही है, और 10th क्लास में भी हमने साथ साथ पढ़ा था, और फिर हम क्लास को खत्म करते हैं बेटा। हमें इस बात का 10th क्लास से आइडिया है, क्या आइडिया बेटा है, कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा बेटा। कैसे? आओ देखो, हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या ऑफ कोर्स रेजिस्टिविटी। दोनों भाई बंधु है ना बेटा, आ जाओ। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? फॉर्मूला क्या है? R = R0 1 + अल्फा डेल्टा T। जिस तरह से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एनसीईआरटी ने दिया, उसी तरह से रेजिस्टिविटी का भी दिया। R की बजाय रो, R0 पे रो नॉट, तो रो = ρ0 1 + अल्फा डेल्टा T। आइए 1 by 1 देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। अल्फा, चाहे ये वाला दोनों सेम बेटा है, ये दोनों बेटा अल्फा सेम है फॉर्मूलों में। अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या इसको बोल सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। चाहे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलें या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलें, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम बेटा है। ठीक है जी, आगे सुनो। ये जो डेल्टा टी है बेटा, दोनों जगह ये चेंज इन टेम्परेचर है। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल और फाइनल क्या? इनिशियल 0, फाइनल 100, इनिशियल 10, फाइनल 90, कुछ भी हो सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ लोगों ने कंफ्यूजन फैला दिया है कि T1 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। नहीं बेटा, कुछ लोगों ने जानबूझ के, नहीं जानबूझ के तो नहीं कह सकता, कुछ लोगों ने कंफ्यूजन फैलाया हुआ, इतना बहुत है भाई, है ना। किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं, लेकिन ऐसा है। आप जब किताबें पढ़ो तो आपको पता चलेगा। अच्छा, जो R0 है वो है इनिशियल रेजिस्टेंस एट T1। कुछ लोग कहते हैं ये 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस है, बेटा बिल्कुल गलत बात है। ये 0 डिग्री पे हो सकता है लेकिन है नहीं। ये है किस पे? T1 पे, शुरुआत में। अगर शुरुआत का टेम्परेचर, स्टार्टिंग टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 0 है तो ये 0 पे होगा। और R है रेजिस्टेंस एट T2, टेम्परेचर T2, सेम फॉर रेजिस्टिविटी बेटा। क्लियर हुई बात बेटा? तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस बेटा है हमारे पास में, और ये फाइनल रेजिस्टेंस है। इनिशियल रेजिस्टेंस एट T1, फाइनल रेजिस्टेंस एट T2, या इनिशियल रेजिस्टिविटी एट T1, फाइनल रेजिस्टिविटी एट T2। बात बेटा क्लियर हो गई? ये 0 वाली बात में मैं बड़ा एम्फेसाइज कर रहा हूं बेटा। बच्चे आके पूछते हैं सर यहां ये लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स लिखा हुआ बेटा है, ठीक है। आप अगर स्टैंडर्ड बुक चेक करोगे, अच्छी अच्छी किताबें, तो वो इनिशियल पे कहती हैं कि इनिशियल पे है। R0 इनिशियल रेजिस्टेंस है, R0 इनिशियल रेजिस्टेंस है, 0 पे जरूरी नहीं बेटा। 0 पे हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। जो भी इनिशियल टेम्परेचर है वहां पर रेजिस्टेंस बेटा है। अब यहां देखिए बेटा कि ये जो फॉर्मूला बेटा हमारे पास है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का, इसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट मैटर के लिए डिफरेंट होता है। तो हम मैटर को बेटा 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा। अगर मेटल है, अगर बेटा बोलो क्या बेटा है? मेटल है, तो मेटल के लिए, अच्छा मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है, सही कर देता हूं फिर बात करता हूं। अगर मेटल की बात करें तो बेटा मेटल का अल्फा पॉजिटिव होता है। अल्फा का पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ? देखो, अल्फा का पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा प्लस रहेगा। ये एक प्लस है तो ये प्लस रहा है, और दोनों प्लस हैं तो प्लस ही हमेशा रहेगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, T को एरो मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो कौन सा बढ़ाएंगे? T1 तो इनिशियल है, तो हमारा T2 ही बढ़ाएंगे। मान लो T2 30 है, 30 से 40 करें, 40 से 50 करें, 60 करें, 70 करें, तो जब T2 बढ़ाएंगे तो डेल्टा T बढ़ेगा। जब डेल्टा T बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी सर। जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो बेटा कौन बढ़ेगा बताओ? R बढ़ेगा, या इक्वल से रो बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से R भी और रो भी बढ़ेगा। तो बेटा
मेटल्स वो होते हैं जिनका अल्फा पॉजिटिव होता है। अल्फा पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। किसके लिए? मेटल्स के लिए। और अगर रेजिस्टिविटी का ग्राफ टेम्परेचर के साथ प्लॉट किया जाए तो कुछ ऐसा होता है। एक बात ध्यान दो बेटा कि ये ग्राफ कैसा है? नॉन लीनियर, स्ट्रेट लाइन नहीं है। जबकि देख रहे हैं आप टेम्परेचर की पावर यहां 1 है, रेजिस्टेंस की पावर भी 1 है बेटा, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहां कैसा ग्राफ है? नॉन लीनियर ग्राफ है। अब यहां पर मैं कहूंगा सर देखिए थोड़ा सा इसे आप एनसीईआरटी की कमी कहें या अच्छाई कहें। कमी इस सेंस में है कि फॉर्मूला कुछ और लिखा है, ग्राफ कुछ और दिखा है। अच्छाई इस केस में है कि उसने ग्राफ तो सही वाला दिया और फॉर्मूला थोड़ा आसान बना के दे दिया बेटा। लेकिन यह बात समझ में आ रही कि यह ग्राफ इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा बेटा। जो फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब फॉर्मूला कुछ और होगा। तो एनसीईआरटी ने उसको आसान बना के दिया, बस ये समझ लो आप। क्योंकि आप जब मुझसे क्वेश्चन पूछोगे सर फॉर्मूला ये है तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा उसको, मैं बिल्कुल कह रहा नहीं फॉलो कर रहा है, लेकिन पढ़ाऊंगा वही सर जो किताब एनसीईआरटी में लिखा हुआ सर है। अपनी तो मर्जी चलाने वाला हूं नहीं, वो तो नहीं बताऊंगा जो कोर्स में नहीं है आपके। तो फॉर्मूले इसी फॉर्मूले बेटा क्वेश्चन आएंगे, ग्राफ पूछेगा तो ये वाला बनाओगे आप बेटा। ठीक है जी, आगे बढ़ें। अच्छा, अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, आपने जर्मेनियम सुना होगा, सिलिकॉन सुना होगा बेटा। नॉन मेटल्स अगर बात करें हम तो उसमें सर अल्फा नेगेटिव होता है। अच्छा, अल्फा का बेटा, अल्फा का नेगेटिव होने मतलब क्या है कि ये प्लस है तो यहां क्या है बेटा? बोलो माइनस। माइनस आने से क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे T2 30 से 40 से 50 तो डेल्टा टी बढ़ेगा, डेल्टा टी बढ़ेगा तो ये वैल्यू सर बढ़ेगी, लेकिन यहां माइनस में बढ़ेगी सर, ये माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस हो जाएगा तो ये आपका आर क्या होगा? 1 माइनस। ये बढ़ रहा है तो 1 माइनस वैल्यू क्या करेगी? घटेगी सर वैल्यू। तो हमारा रेजिस्टेंस घटेगा और रो भी घटेगा बेटा। तो नॉन मेटल्स या सेमीकंडक्टर्स में अल्फा नेगेटिव होता है। अल्फा नेगेटिव होने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाता है। क्या समझ में आया बेटा? और रेजिस्टिविटी का अगर ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा होता है, ये कर्व होता है सर डाउनवर्ड। तो ये बता रहा है कि रेजिस्टिविटी घट रही है, ये यहां क्या कर रही है बेटा? बढ़ रही है ऊपर जाने से। फिर वही बात है कि ये ग्राफ इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता बेटा, इसकी इक्वेशन कुछ अलग होती है जो कि हमारे कोर्स में नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ग्राफ पूछेगा तो मेटल्स के लिए ये वाला, नॉन मेटल्स के लिए ये वाला बनाएंगे। और एक लास्ट बात और सुन लो बेटा, अगर हम एलॉयस की बात करें, आपने 10th क्लास में बेटा एलॉयस पढ़े थे हल्के फुल्के से फिजिक्स में भी कि एलॉयस का बेटा क्या यूज होता है। तो एलॉयस के लिए अल्फा ऑलमोस्ट 0 होता है। अगर ये 0 हो जाएगा तो आर कितना हो जाएगा? R0, मतलब बेटा कांस्टेंट हो जाएगा, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना दिया, ये बताने के लिए कि एलॉयस में कहीं कोई चेंज नहीं होता है, रेजिस्टेंस में, रेजिस्टिविटी में, टेम्परेचर के साथ साथ बेटा। इसलिए आपको याद होगा जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेज हैं वो एलॉयस से ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टिविटी, उनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। ये 10th क्लास की बात बता रहा हूं आपको, और यहां भी है ऑफ कोर्स, 10th के साथ यहां भी है 10th में, लेकिन आप पढ़ चुके हैं इसलिए बगैर आता मैं आपसे। क्लियर बेटा हुई? तो हमने टेम्परेचर की बात कर ली कि रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। मेटल्स में बढ़ता है, अल्फा पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर्स में घटता है, एलॉयस में सेम रहता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में। तो ये बातें थोड़ी सी याद कर ले। अब आइए सर एक दो क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग क्लास को फिनिश करते हैं बेटा। है पहला क्वेश्चन बेटा ये है कि हमारे पास में एक प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर समझते हैं आप? हैं मुंह में लगा के टेम्परेचर चेक करने वाला। तो हमारे पास में एक प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, रेजिस्टेंस बेस है।
आइस पॉइंट पे, आइस पॉइंट समझते हो आप? आइस कब बनता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आइस पॉइंट पे उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है और स्टीम पॉइंट पे उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो यह बताओ कि किस टेंपरेचर पे उसका रेजिस्टेंस 8 ओम होगा। कुछ समझ में आया? पढ़ते हैं बेटा, पढ़ते पढ़ते समझ आएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर at ice point is 5 ohm and at steam point is 10 ohm. Find the temperature at which resistance is 8 ohm. बताओ किस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस 8 ओम होगा। समझ में आई बात बेटा? आइस पॉइंट 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस 5 ओम है, स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री पे रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो किस टेंपरेचर पे 8 ओम होगा? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। कैसे? आओ देखो, फॉर्मूला हमारे पास है R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हमें अल्फा नहीं पता तो पहले सोचते हैं अल्फा निकाल लेते हैं बेटा। कैसे? चलो हम बात करें 0 पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे। इस फॉर्मूले पे लगाते हैं 100 0 पे, 0 से 100 पे। अगर हम इसको 0 से 100 पे लगा रहे हैं फॉर्मूले को, तो R नॉट हुआ इनिशियल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, R हुआ फाइनल रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम, तो R नॉट इज 5 ओम। 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना बेटा बोलो है? 10 ओम, तो R है 10 एट 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, 1 अल्फा अल्फा, डेल्टा टी क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस, 100 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल। देन फाइनल का रेजिस्टेंस, इनिशियल का रेजिस्टेंस, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। चलो सॉल्व करते हैं। 5 को नीचे लाते हैं, तो 10/2 5 कितना हो गया? 2। ये 1 बचा, ये 100 माइनस 0 100 अल्फा बचा। जब इधर लाओगे ये, तो 2 माइनस 1 कितना? 1, 100 नीचे लाओ तो अल्फा कितना हुआ? 1/100 पर डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए लिखा 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। इसकी यूनिट होती पर डिग्री सेल्सियस, पर मतलब अपॉन, तो 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस बेटा। तो हमें अल्फा मिल गया, अल्फा मिल गया, तो वो जो चाहिए वो ही मिल जाएगा। हमने इस इक्वेशन को फिर से लगाया और हमसे पूछा है कि रेजिस्टेंस 8 ओम किस टेंपरेचर पे होगा। तो हमने कहा मान लो 8 ओम होगा T डिग्री सेल्सियस पे। 8 ओम बेटा कब बेटा होगा? T डिग्री सेल्सियस पे। तो हम इस इक्वेशन को फिर से लगा देते हैं। कहां से कहां? 0 से T पे लगा देते हैं। इस इक्वेशन को बेटा कहां बेटा लगा देते हैं बोलो? 0 से T पे लगा देते हैं बेटा हम लोग, 0 से T पे लगा देते हैं। चलिए इक्वेशन बेटा हमारे पास क्या है? R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R नॉट है 0 डिग्री पे, वो 5 ओम था, अभी लिखा हुआ बेटा यहां पे है। R है T डिग्री सेल्सियस पे, T जो हमने माना उस पे कितना बेटा बोलो? 8 ओम, 8 ओम लिख दिया। 1 प्लस अल्फा, अल्फा बेटा कितना निकाला बोलो? 1/100 लिख दिया। डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर T माइनस इनिशियल 0, T माइनस 0। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे मर्जी सॉल्व करो, मैथ्स तो आपके हाथ में है। चलो हम कैसे सॉल्व करते हैं? 8 लिखा, 5 अंदर ले जाओ, 5 इंटू 1 5, 5/100 कैंसिल करो तो 1/20 हो जाएगा और ये T बचेगा। अच्छा, 5 को उधर लाओ तो 8 माइनस 5 3 हो जाएगा सर, और 20 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री सेल्सियस। चेक कर लेना बेटा, सही है गलत है आप चेक कर लेंगे खुद। मेन तो कॉन्सेप्ट समझाना था, जो कि उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बेटा। और हम बात करते हैं बेटा आज के लास्ट बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं और टॉपिक को फिनिश करते हैं बेटा। है ये बेटा हमारा एक वीआई ग्राफ है। एक मेटल का 2 टेम्परेचर पे, एक मेटल लिया, मान लो कॉपर लिया हमने, तो एक मेटल का 2 टेम्परेचर T1 T2 पे वीआई ग्राफ है, वोल्टेज और करंट का ग्राफ है।
ये T1 टेम्परेचर पे ग्राफ है और ये T2 पे ग्राफ है, और दिया कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा सर यहां पे है। ठीक, एक ही मेटल का VI ग्राफ है एट 2 टेम्परेचर्स T1 T2, एंगल्स भी दे रखे हैं यहां बेटा। 3 बातें बताना है। पहले बता रहा है कौन बड़ा है, T1 या T2, ये पहला पार्ट है। दूसरा बताना T1 बाई T2 कितना होगा, और तीसरा बताना T1 माइनस T2 इज प्रोपोर्शनल टू। मतलब एक्चुअली ये अलग अलग क्वेश्चन आए थे तो मैंने कंबाइन कर दिए हैं, एक जैसे तो कंबाइन कर दिए बस मैंने। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा एक बार। फॉर अ मेटल VI ग्राफ इज गिवन एट 2 टेम्परेचर्स T1 एंड T2 एज शोन, फाइंड विच इज ग्रेटर T1 और T2, T1 बाई T2 और T1 माइनस T2 इज प्रोपोर्शनल टू, ये बताना आपको। चलो पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, कौन बड़ा है T1 या T2। अगले पे चलते हैं। हमने बेटा पहले क्या किया, VI ग्राफ बनाया सिंगल, एक स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल, उसको बाद में बनाएंगे। एक सिंगल बेटा ग्राफ बना लिया। अच्छा यहां देखो बेटा, यहां से हमने ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, यहां हम tan थीटा निकालेंगे, क्या होगा, परपेंडिकुलर V अपॉन बेस I। तो हमने इसका tan थीटा निकाल लिया, क्यों अभी समझ में आपको आ जाएगा। V अपॉन I tan थीटा होगा। अच्छा V अपॉन I बेटा क्या होता है, R, तो tan थीटा हुआ V अपॉन I जो कि R है, तो R कितना बेटा हुआ बोलो, tan थीटा। tan थीटा को बोलते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ। क्या बेटा बोलते हैं बेटा, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस इज स्लोप, tan थीटा मतलब स्लोप, रेजिस्टेंस स्लोप ऑफ VI ग्राफ। VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो कह रहा है मेटल है, तो मेटल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्ट में होता है, बताया था बेटा कुछ देर पहले। अल्फा पॉजिटिव होता है मेटल का, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्ट में ही हुआ एक सेंस में। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्ट में होगा, तो रेजिस्टेंस बाय टेम्परेचर पुट कर दो, तो टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, tan थीटा। तो T प्रोपोर्शनल टू tan थीटा हो गया बेटा। अब पिछले वाले ग्राफ पे आओ, VI ग्राफ में T1 यहां था, T2 यहां था। ये मान लिया अपनी मर्जी से, ये एंगल T1 है, ये एंगल T2 है, किसका एंगल बड़ा है, ऑफ कोर्स T1 का बड़ा, θ1। तो tan θ1 जो होगा वो tan θ2 से बड़ा होगा। अब मैं दोबारा लिख दूं उसको, थोड़ा सा और आपको आसान लगेगा। आप देख सकते हैं कि यहां पे θ1, θ1 नॉट सॉरी, कोई सॉरी नहीं, ठीक बोला था, θ1 इज मोर देन θ2। θ1 जो है वो θ2 से बड़ा है, तो कह सकते हैं कि tan ऑफ θ1 इज मोर देन tan θ2, और T प्रोपोर्शनल टू tan थीटा है, तो जिसका tan थीटा बड़ा होगा उसका T भी बड़ा होगा। तो बेटा बताओ क्या बोलेंगे, T1 इज मोर देन T2। बात समझ में आ गई बेटा। तो बिल्कुल आसान सी बात थी बेटा, बिल्कुल आसान सी बात थी। अब हम आगे बातें करते हैं तो कुछ और खत्म करते हैं टॉपिक को। पार्ट बी में ओरिजिनल ग्राफ बेटा बना लिया हमने, और वहां पूछा था T1 बाई T2 क्या होगा। अब देखो, अभी जो हमने यहां बताया आपको कि V अपॉन I जो हमने यहां लिया बेटा, VI ग्राफ में जो लिया tan थीटा V अपॉन I लिया, एंगल किससे लेना है बेटा, I से या V से। आप ध्यान लगाओ बेटा, एंगल I के साथ है, इस बात को ध्यान रखना। अब अगले पेज चलते हैं। tan थीटा V अपॉन I है और एंगल I के साथ है, ये देखो, हमें T1 बाई T2 निकालना है। पहले T2 देखो, T2 का I से कितना एंगल है, थीटा, तो tan थीटा लिख दिया। लेकिन T1 का I से एंगल, I से जो एंगल है वो थीटा नहीं है, थीटा तो V से है T1 का। T1 का I से जो एंगल बेटा है वो है 90 माइनस थीटा। ये पूरा 90 है, उसमें ये निकालो तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। तो हम लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा। तो T1 के लिए tan 90 माइनस थीटा लिखा जाएगा क्योंकि एंगल I से 90 माइनस थीटा है, और T2 के लिए tan थीटा लिखा जाएगा क्योंकि T2 का एंगल I से थीटा है। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है भाई, cot थीटा, और 1 बाई tan भी कितना होता है, cot थीटा। तो cot से 2 बार आएगा तो क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा। फिर से सुनो, जिनको मैथ्स में दिक्कत बेटा है,
tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और 1/tan भी कॉट, तो कॉट 2 बार हुआ तो कॉट स्क्वायर थीटा। आखिरी पार्ट कर लो, T1 माइनस T2 इज प्रोपोर्शनल टू, इसने पूछा था बेटा T1 माइनस T2 इज प्रोपोर्शनल टू। आ जाओ, T1 क्या लिखा, tan 90 माइनस थीटा, T2 क्या लिखा, tan थीटा। सॉल्व करते हैं, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, मैंने बताया आपको, माइनस tan थीटा, कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा, सबको याद होगा, tan थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सबको याद होगा। आगे समझो बेटा, एलसीएम लो, कॉस साइन, तो यहां कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन टू साइन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन के साथ, साइन इंटू कॉस थीटा। सॉल्यूशन करते हैं, नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बेटा कितना होगा, साइन 2 थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, और ये वाला 2 खा गए हम, क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी लगी हुई है, कांस्टेंट की जरूरत नहीं है। cos 2 थीटा बाई sin 2 थीटा इज cot 2 थीटा, सो T1 माइनस T2 इज प्रोपोर्शनल टू cot 2 थीटा। बेटा क्या समझ में आई बात बेटा? और इसी के साथ बेटा हमने ये वाला टॉपिक फिनिश कर लिया। बेटा नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग बात करेंगे कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स की, जो हमने टॉपिक पिछले 2 क्लास में पढ़े उन्हीं के बेटा एडवांस प्रॉब्लम की बात करेंगे, और फिर उसका जो अगला लेक्चर बेटा होगा, 4th लेक्चर जो बेटा होगा, तो 2nd लेक्चर है, अगला 3rd लेक्चर लूंगा, जो 4th लेक्चर बेटा होगा उसमें ये जो चैप्टर है उसका हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, और वो है किरचॉफ लॉज। बेटा इलेक्ट्रिसिटी बेटा पूरी आज की कल के क्लास के बाद, एक और क्लास के बाद में पूरी इलेक्ट्रिसिटी किरचॉफ लॉज पे डिपेंड करेगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप सबसे बढ़िया से दिल लगा के पढ़ना। वैसे हर चीज़ दिल लगा के पढ़ना है हमको, बढ़िया से पढ़ना बेटा, लेकिन उसको बेसिकली वो बहुत जगह यूज होगा बार बार, तो हमें और अच्छे से बेटा उसे करना होगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।